स्टूडेंट्स, पिछले 5 साल बहुत कठिन रहे हैं। हमने हर तरह की मुसीबतों को देखा है, हर तरह की मुसीबतों को झेला है। चाहे फिर वो नोटबंदी हो या फिर कोरोना हो, हर तरह की मुसीबतें हमने अपने लाइफ टाइम में इन 5 सालों में देख ली। स्ट्राइक्स, दंगे, मारपीट, हर चीज। लेकिन आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट मुद्दा है कि उसकी इंपॉर्टेंस न कभी घटी है, न शायद कभी घटेगी। आप इस यंग एज में भी उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और आने वाले सालों में जब आप खुद डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनेंगे, जब आप 18 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हो, तो आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आप वोट देते हो। तो उसको कहते हैं डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी। आपके सिंगल वोट से गवर्नमेंट फ्रेम होती है बेटा। आपके दिए गए वोट के आधार पर सरकारें बनती हैं। आपके पास वो पावर है कि आप किसी की सरकार बना सकते हो, किसी की सरकार गिरा सकते हो बेटे। जब आप उस पोजीशन में भी आ जाओगे ना बेटा, तब भी ये मुद्दा हमेशा रहेगा। हर चुनावी यात्रा में ये मुद्दे उठेंगे, जिस मुद्दे के ऊपर मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूं। और इन चीजों को आप सब ने अपनी आंखों से हमारे आसपास हर जगह देखा है, महसूस किया है, समझा है। ये हमारी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये हमारी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। टीवी पर पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि किसान धरना देके बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। टीवी पे कई बार विजुअल्स आते हैं हर साल फरवरी या मार्च के महीने में कि डीसा में आलू की फसल खरीदने वाला कोई नहीं था, किसानों ने सड़कों पे आलू फेंक दिए। आपने देखा कि फार्मर्स अपनी फसल के ऊपर ट्रैक्टर घुमाने को मजबूर है। जिसको मेहनत से उगाया वो बिक नहीं पा रही, लेकिन खेत खाली करना है, कुछ और उगाना है, तो खड़ी फसल को के ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। आपको पता है डीमोनेटाइजेशन, जब नोटबंदी आई थी, तो उसका सबसे खराब असर किस पे पड़ा था, कोई बता सकता है मुझे बेटा? सर कहना है हाँ गगन बोलिए। सर, जो डे टू डेली वेजेस वाले हैं ना, मतलब जो रोज कमा के रोज खाते हैं, तो हम्म सर लोगों के पास कैश नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वगैरह, जो उनको पैसा देते हैं, उनके पास उतना कैश नहीं था। अगर होगा भी तो वो लोग लेंगे नहीं। हम्म और सर जो डेली वेजेस है, उनके पास पुराने नोट होंगे। अगर होंगे भी 500 1000 वाले, कहीं ना कहीं उन्होंने रखे होंगे, तो 500 वाले होंगे जो लेंगे नहीं। तो सर उनको एक मतलब खाने में बहुत बड़ी मुसीबत आई होगी सर। बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है। खास करके ऐसे लोग जो दूर दराज के गांव में अपना कामकाज कर रहे हैं, छोटी मोटी परचूरण की दुकान चला रहे हैं, हाईवे पे छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, उन लोगों की मुसीबतों का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। रीजन बीइंग, एक, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बेचारों को पता ही नहीं था कि ये नोटबंदी क्या हो रही है। 4 घंटे का समय दिया गया, एक हफ्ता 10 दिन का समय तो नहीं था। इसके पहले भी गवर्नमेंट ने नोट्स बंद किए हैं। पुराने 500 के नोट सारे जमा किए थे और पुराने नोट्स की जगह नए नोट इशू हुए थे। बट इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 2 साल तक हम पुराने नोट देते रहेंगे। ये नोटबंदी पहली बार नहीं हुई है बेटा, आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन आप खुद चेक करिए, जो नोट बंद हुए उसके पहले भी तो एक 500 के नोट थे ना बेटा। वो गवर्नमेंट ने बहुत स्विफ्ट तरीके से बंद किए थे। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये नोट बैंक आएंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। तो जो भी बैंक में 500 का वो नोट सबमिट करवाने जाता था, बैंक उसे जमा कर लेती थी, उसके एक्सचेंज में उसके नए नोट्स इशू हो जाते थे। और ये स्मूथ ट्रांजिशन था, 2 से 3 साल चला था। 2 से 3 साल में धीरे धीरे करके सिस्टम से सारे 500 के पुराने नोट निकाल लिए गए और नए नोट इन्फ्यूज कर दिए गए। तो ये स्मूथली भी किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि इसको करने का कोई और प्रोसेस नहीं था। उसी तरह से ये जो लॉकडाउन आया अभी, उसमें किसको सबसे ज्यादा खराब असर हुआ, कोई बता सकता है मुझे बेटा? आप सर पे, मुझ कहना है पे, हम सब पे खराब असर हुआ है, लेकिन सबसे खराब असर किसके ऊपर हुआ है? जिसकी जॉब थी। हाँ विशाल बोलो। सर जिसकी जॉब थी उनको।
जॉब से भी ज्यादा अगेन वही गांव में काम करने वाले मजदूर। देखो, जिनकी जॉब थी, जॉब छीनी, चलो माना, जॉब छिन गई माना, लेकिन कम से कम रहने को अपना घर तो था। कितने सारे लोग, करोड़ों की तादाद में लोग थे, करोड़ों की तादाद में, जो अपना घर छोड़कर दर बदर भटकते हुए हजारों किलोमीटर का पैदल चल के अपने घर पहुंचे, और उन गांवों में जाके पहुंचे जहां से वो पैसे कमाने के लिए इन शहरों में आए थे। जिन शहरों को इनका घर बनना चाहिए था वो उनके घर नहीं बने, उन्होंने उनको नकार दिया। हाँ विशाल, बोलो बेटा। वही सर, जो लोग माइग्रेटेड यानी जो माइग्रेशन करके आए थे इधर कमाने के लिए, उनको आपका ज्यादा ऑडियो क्लियर इफेक्ट। नहीं है विशाल। हाँ गगन बोलो। हेलो। विशाल, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आप अपना ऑडियो ठीक करिए बेटा। हाँ गगन। जिन्होंने, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, कि जो रोज के रोज कमाने वाले थे, जिन्होंने इतना साल काम किया लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि 7 दिन घर पे बैठ के खा सके, और उनके पास राशन कार्ड या जो भी होने के बावजूद भी उन्हें कुछ मिला नहीं, सर पे छत नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था। बेटा, मैं अपनी आंखों से अहमदाबाद का एक ऐसा गंदा चेहरा देख पाया हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा। लॉकडाउन के दौरान मैं बोर्ड पेपर करेक्शन की ड्यूटी पे था। कुल मिलाकर 33 डेज के लिए मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए, क्योंकि बहुत कम टीचर आए थे चेकिंग के लिए। और क्योंकि हम पिछले 8 साल से जा रहे हैं, ये 9th ईयर था मेरा बोर्ड पेपर करेक्शन का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, अब सीनियर टीचर आपको आना पड़ेगा। सो मैं 33 डेज की ड्यूटी भर के आया, जिस दौरान मैं निकोल भी गया, जिस दौरान मैंने मणिनगर में भी काम किया, जिसके दौरान मैंने गांधीनगर में भी काम किया। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अप्रैल और मई के महीने में 45 डिग्री की तपती हुई गर्मी के बीच लोग एक हाथ में बैग लिए, एक हाथ में अपने छोटे बच्चों को कंधे पे सुलाए हुए पैदल चलते हुए घरों की तरफ निकले हुए थे। कोई उनको पूछने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था जो उनको लिफ्ट दे सके। नंगे पांव कई तो चलते जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं है। उसी तरह से वो लोग जिनकी सड़कों पे छोटी छोटी परचूरण की दुकानें थी, जो हाईवे पे आपने कई बार देखा होगा, टोल नाके के पास, बस स्टॉप के पास, या हाईवे पे छोटे छोटे साइड से परचूरण के दुकान लगा के रहते हैं, जिसमें थोड़ा फ्रूट होता है, एक दो खाने के वेफर्स के रैपर लटक रहे होते हैं। जब भी आप हाईवे से गुजरते हैं तो आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये दुकानें दिख जाती हैं, जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर नमकीन और पैकेट फूड थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। कटे हुए फल पड़े रहते हैं वहां पे। आप सोचिए बेटा, उन लोगों का तो रोजगार खत्म हो गया, भूखे मरने को मजबूर हो गए। आज उन्हीं लोगों की बात हो रही है बेटा, जो लोग गांव के लोग हैं, जो दुखी थे, जो तकलीफ में थे, जो रोए हैं इस मुसीबत में। शहरों में अपने घरों के कंफर्ट में रहकर हमारे लिए जिंदगी को महसूस करना बहुत आसान है बेटा, लेकिन हम उन लोगों की तकलीफ कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके पास दिन में 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो अहमदाबाद में हैं, एशिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल सर्विस, टोरेंट पावर मिलता है हमको, है ना। एशिया का, चाइना में भी इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितनी हमें अहमदाबाद में मिलती है। 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हम टोरेंट पावर में फोन करके उनकी बैंड बजा देते हैं। और सोचिए, वहां पे दिन की 8 घंटे ही लाइट होती है, बाकी के 16 घंटे बिजली नहीं है, अंधेरे में जिंदगी है। उन लोगों का सब कुछ उनसे छीना। तो आज ऐसे ही लोगों के बारे में बात होने वाली है बेटा। आपकी फ्लेमिंगो बुक का पोम नंबर 5, अ रोड साइड स्टैंड। मैं क्यों कह रहा था शुरुआत में कि ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने लगभग 100 साल पहले इस मुद्दे पे बात की। आज 100 साल गुजर जाने के बाद भी गांव की स्थिति क्यों दयनीय है। आप सोचिए, इंदिरा गांधी 1971 में, इंदिरा गांधी 1971 में नारा लाती हैं गरीबी हटाओ। इस वक्त ईयर चल रहा है 2020, मतलब 50 साल हो गए उस मुद्दे को। तो ऐसी तो कौन सी गरीबी है बेटा
जो 50 साल बीत जाने के बाद भी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च देने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको पता है गरीबी वास्तव में किस दिन खत्म हो जाएगी? जिस दिन सड़कों पर छोटे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, जिस दिन अपने फसल का पूरा मूल्य न मिलने के कारण किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, जिस दिन भूख के मारे किसी की मृत्यु नहीं होगी, जिस दिन पैसे की कमी के कारण कोई परिवार आत्महत्या नहीं करेगा, उस दिन गरीबी शायद खत्म हो जाएगी। और नियर फ्यूचर में तो ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। हम रोज सुनते हैं, अभी 5 दिन पहले एक टीचर ने जंप मार दिया, ही कमिटेड सुसाइड। डेली बेसिस पे हम सुन रहे हैं, स्ट्रेस, पैसे की कमी, जंप मार दिया, आत्महत्या, मृत्यु। हिम्मतनगर में कल हमने सुना कि एक किसान को इतना टॉर्चर किया ब्याज पे पैसे लेने वालों ने कि उसने फिनाइल की बोतल पी ली। जब तक ये गरीबी खत्म नहीं होती तब तक तो शायद हम बहुत बहुत दूर हैं उस मंजिल से। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, पीने का शुद्ध पानी देश की 30% आबादी को नहीं मिलता। वो तालाबों और नदियों के गंदे पानी पे निर्भर है, पाइप से पानी वहां नहीं पहुंचा। तो अब जो जीने का अधिकार है, पानी के बिना जी नहीं सकते, वो तक नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि ये मुद्दे कभी पुराने नहीं होंगे। आप आज से 5 साल बाद भी जब वोट करने जाओगे ना, तो आपके सामने ये मुद्दा जरूर होगा कि गरीबों के लिए क्या, पानी का क्या, बिजली का क्या। और ऐसा नहीं कि सरकार ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, लेकिन ये ठीक कर देगी तो किस और चीज पे वोट मांगेंगे? और कोई काम तो हमारी गवर्नमेंट करती नहीं ना। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सड़कें बनाती है, रोड पे पानी पहुंचाती है आपके घरों पे। उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ किया है? लुक एट अदर डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब मुझे कई बार अजीब लगता है, देयर इज अ कंट्री, नॉट सिंगल कंट्री, यूरोपियन यूनियन पूरा, उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका फ्री होता है, आपको कोई खर्चा नहीं करना। आप बीमार हो तो आपको सरकार फ्री में इलाज प्रोवाइड करेगी। आज हमें साधारण सर्दी जुकाम हो जाए तो 200 रुपए डॉक्टर की कंसल्टेशन और 300 रुपए की बाहर से मेडिसिन। सर्दी जुकाम एक इंसान से उसकी एक दिन की इनकम ले जाता है, 500 रुपए। हमारी गवर्नमेंट हमको इतना तक प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट की बुराई तो बहुत कर ली, मुद्दे पे लौटते हैं। द रोड साइड स्टैंड, इस पोयम को समझते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग शुरू करूंगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म होता है 1874 में। लगभग 150 साल पहले हुआ, 126 साल पहले टू बी प्रिसाइज। उस बंदे ने 126 साल पहले जो चीजें कही हैं वो आज भी रेलेवेंट है। Robert Frost, born in 1874, died in 1960, is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Highly acclaimed, बहुत ज्यादा सम्मानित, जिसका बहुत सम्मान हुआ। Robert Frost wrote about characters, people, and landscapes. His poems are concerned with human tragedies, इंसानी तकलीफें, and fears, डर. His reaction to the complexities मतलब तकलीफें, problems, दिक्कतें, complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. जिंदगी में, चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत गजब का कोट है, आप लोगों को बता देता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार इस्तेमाल भी किया है। इफ यू कैन नॉट अवॉइड समथिंग देन एंजॉय इट। अगर जीवन में किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते तो एंजॉय करो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कोट है, इफ यू कैन नॉट अवॉइड समथिंग देन एंजॉय इट। तो उन्होंने अपनी जिंदगी की तकलीफों को भी एक्सेप्ट किया। Stopping by the woods on a snowy evening, birches, mending walls are a few of his well-known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people, garib, bichare log, with pitiless clarity and with the deepest sympathy
and humanity. हम सब अपने महलों में बैठे हैं. आप जिस घर में रहते हो उस छोटे से झोपड़े में रहने वाले इंसान के लिए तो वो महल है बेटा. आप सब एटलीस्ट 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK में हो. आप सबके पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट है, गर्मियों में ठंडक के लिए एसी है. इन गरीबों का क्या है? इनके पास तो कुछ नहीं. आइए सुनते हैं पोएम. The little old house was out with a little new shade in front of the edge of the road where the traffic sped. एक छोटा सा घर जहां पे एक छोटा सा शेड बना हुआ है. इनके पास पक्के दुकान नहीं होते बेटा. प्लास्टिक की एक शीट होती है, घास होती है जिसका शेड बना के बैठते हैं इनके घर के बाहर, जहां से ट्रैफिक फुल रफ्तार से चलती रहती है. A roadside stand that too pathetically planned. आप वहां पे देखेंगे तो वो बहुत जर्जरित परिस्थिति में होता है. वहां की चीजें साफ सुथरी, अच्छी, अट्रैक्टिव नहीं लगती. It would not be fair to say for a dole of a bread. ये सब वहां पे क्यों बैठा है? वो इंसान वहां पे काम क्यों कर रहा है? पेट भरने के लिए. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic pass with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts. At having the landscapes marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offer for sale wild berries in wooden quotes. बेटा आप सबको जो हार्ड वर्ड्स लगे उनकी चिंता मत करो, मैं पूरे समझाऊंगा. मैं सिर्फ थोड़ा पढ़ लूं तो आपको इसकी समरी भी बता रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पोएम के अंदर मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा. ओके, सो थोड़ा ठहर जाइए. With silver or cook neck golden squash with silver warts, or beauty rests in a beautiful mountain sleeve. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The heart of the scenery wouldn't be my complaint. अब पोएट क्या कहना चाहते हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूँ. ये पोम ऐसी है कि जिसको मैं एक एक पैरा करके तोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए इसकी समरी भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा. बिल्कुल चिंता मत करिए. समझे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं. हाईवेज के किनारे छोटे से एक झोपड़े के बाहर एक छोटा सा शेड बना हुआ है जिसमें खाने पीने की चीजें हैं. ऐसा स्टैंड है जहां पे बेरीज मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और ये सब कुछ क्यों? पेट भरने के लिए. अब ये जो वर्ड है ना, डोल ऑफ ब्रेड, ये ओरिजिन करता है क्रिश्चियनिटी से. मैंने इसीलिए आप लोगों का कि थोड़ा रुक जाए क्योंकि पॉइंट बहुत गहरा था. क्रिश्चियनिटी में जब सेंट यानी पादरी, हमारे हिंदू धर्म में जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, पुराने जमाने में भिक्षुक ब्राह्मण होते थे, भीख मांगकर अपना पेट भरते थे. तो वो लोगों को उसकी नीड कितनी है? बस इतनी कि एक पेट भरने जितनी ब्रेड मिल जाए. क्रिश्चियनिटी में जो दान में, भीख में ब्रेड दी जाती थी ना बेटा, उसको डोल ऑफ ब्रेड कहते थे. ब्रेड अर्नड बाय बेगिंग. वहां पे उनकी दुकानों के बारे में बताया गया है कि आप अगर उनकी दुकान को देखें तो उनकी दुकान कैसी दिखती है? हैविंग लैंडस्केप्स मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट. वो क्या, टूटे फूटे फर्नीचर और पेंटिंग्स को जोड़कर उन्होंने दीवार पे रखा है डेकोरेट करने के लिए. और किस चीज से बनी है? सड़क पे नॉर्थ और साउथ के जो पोल लगे रहते हैं ना बेटा, डायरेक्शन दिखाने के, वो भी टूट के गिर जाते तो ये यूज कर लेते हैं. लकड़े के बने हुए बक्से हैं जिनमें इनका सामान पड़ा है. वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं. समझे बेटा? वहां पे आपको पीछे अजीब लगेगा कि ये जो स्टैंड है उसके पीछे कितनी खूबसूरत माउंटेन सीनरी है. आपके पास पैसा है, वो पैसा आता कहां से है? यहां से देख लीजिए. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटी. ये बहुत गजब का है.
from sinking a withering faith. हमारे शहरों में बहुत पैसा है, कभी आपने सोचा कि ये पैसा आता कहां से है? What is the source of this income? Villages. शहर की ऊंची इमारतों को बनाने के लिए आते कौन है? गांव से मजदूर लोग। इस बड़े शहर के अंदर इस्तेमाल होने वाली हर छोटी से छोटी चीज गांव के अंदर से बन के निकलती है। ये कैसा है बेटा पता है? जिस पर्वत से झरना बनकर पानी बहता है, जिस पर्वत से झरना बनकर पानी बहता है, वही पर्वत अक्सर प्यासा रहता है। वही पर्वत अक्सर प्यासा रहता है। तो दुनिया को पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा मर जाए, दुनिया को फल बेचने, ये इन्हीं के फल खरीद कर बड़े बड़े अच्छे से डिजाइनर पैकेट्स में बेच दिए जाते हैं, लोग लाइन में लेके खरीदते हैं। लेकिन वहीं रोड साइड स्टैंड पे कुछ सामान खरीदो तो मेरी मम्मी क्या बोलती है, गंदू से हाइजीनिक नहीं लागतो। कौन सी ऐसी सब्जी है जो शहरों में उगाई गई है? हर सब्जी, हर फल गांव में उगता है ना बेटा, तब वो अनहाइजीनिक नहीं होता। आज हम हाईवे से गुजरते हैं, बस कहीं रुकती है, गाड़ी कहीं रुकती है, टोल टैक्स भर के थोड़ा आगे निकलते हैं, बेचारे लोग हाथ में थैली पकड़कर आपके पीछे दौड़ रहे होते हैं, ये जामफड़ ले लो, केरी ले लो, काकड़ी ले लो। कई बार देखा होगा आपने, बिस्किट, पानी की बोतल। और हम क्या कहते हैं, यार ये ठीक नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, साफ नहीं होगा। यही फल आपके घरों पे आते हैं बेटा, बस वो दुकानदार उसको थोड़ा पॉलिश करके दे देता है आपको, और क्या, टोकरों में सजा के रख देता है, आप खरीद के ले आते हैं। तो कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसा है तो रखो अपने पास, मेरी कोई कंप्लेन थोड़ी है, लेकिन जिस गांव ने तुमको दिया उसको तो लौटाओ। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. क्या वर्ड्स है! हमारे देश नहीं, दुनिया भर की राजनीति है बेटा। जो सत्ता में आता है वो सत्ता में आने से पहले गरीबों की बात करता है, गरीबों के लिए ये करूंगा, गरीबों के लिए वो करूंगा। सत्ता में आने के बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट का हो जाता है, गरीब बेचारे किनारे बैठे रहते हैं। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, मैं इसको एक पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं लाऊंगा। अगर बीजेपी हो तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो तो समाजवादी पार्टी हो, किसानों की बात सभी करते हैं, गरीबों की बात सभी करते हैं, गरीबों के लिए काम कोई नहीं करता। मैं इस वक्त किसी राजनीतिक सोच के ऊपर बात नहीं करूंगा, किसी आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये अक्रॉस द बोर्ड है। गुजराती में कहेवत है ना बेटा, कागड़ा बद्धे काड़ा होए, कौवे सब जगह काले होते हैं, तो हमारे यहाँ कौन से गोरे हो जाएंगे? मूविंग पिक्चर्स, फिल्में, तस्वीरें, उनमें जो वादे किए जाते हैं, कहते हैं आप, हमारी जिंदगी में इतना दुख है, हम ज्यादा नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा पैसा चाहते हैं जो शहरों में हमने पहुंचाया, हमें भी तो मिले, सब मनी तो हमें हमारे पास हो, कुछ पैसा तो हमें मिले। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages, next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their life, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way. क्या बात है! पोएट कहते हैं कि सरकारें आती हैं, इनके लिए प्लान लाती हैं, भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, किसान से उसकी जमीन खरीदेंगे, गांव के लोगों से जमीन खरीदेंगे, उनके लिए घर बनाएंगे।
वर्ड सुनिएगा, कितने गजब के वर्ड्स हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स, ऑक्सीमोरॉन, ग्रीडी और गुड डूअर। बेनिफिशिएंट बीस्ट, फायदा पहुंचाने वाला राक्षस। वो उनसे जबरदस्ती उनको बेनिफिट दे देते हैं। वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि तुम दिन में सो जाओ, मतलब दिन में तुम्हारे पास करने को कोई काम ही ना हो, सो जाओ, और रात को चिंता के चलते तुम्हें नींद ही ना आए। देखो क्या है, ऑफ टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। उनको सिखाया कि सो जाओ, पूरा दिन सो जाओ। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट, द एंशिएंट वे। अगर कोई इंसान दिन में सोता रहेगा तो उसको रात को जगना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि दिन में सोया है, बल्कि अगर दिन में काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, तो दूसरे दिन पेट कैसे भरेगा। आपको एक बहुत गजब की चीज सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है हमारे देश में व्यसन कभी थे ही नहीं। शराब, अफीम, चरस, ये कभी थे ही नहीं। हमारे देश में ये सब लाया गया। ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि हमारे देश के लोग बहुत मेहनती हैं, कारगर हैं, कामगार हैं, उसके पहले मुस्लिम, इस्लाम ने भी यही किया, लेकिन इस्लाम का इतना ज्यादा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने तो लोगों को अफीम की आदत डाल दी कि पूरा दिन नशे में खो जाना चाहिए, आंखें लाल हो जानी चाहिए, बंदा काम का ना रहे, मजूरी कर सके लेकिन दिमाग ना चला सके। आपको पता है जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो उसके अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी आ जाती है कोई भी काम करने की, लेकिन समझ खत्म हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। तो उन्होंने मजदूर बनाए, ट्रेडिशनल वे, एंशिएंट वे है। Sometimes feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squall of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plow up the grass, in using the yard to beg the turn around, and another to ask where the weight was bound. पूरा दिन हम इंतजार करते हैं कि ये गाड़ियां आएंगी। कि किसान अपनी व्यथा बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि पूरा दिन में हम इंतजार करते हैं कि इनकी गाड़ियां आएंगी। कोई तो होगा जो अपने बचपन को याद करता हुआ गांव की तरफ मुड़ेगा। गांव के अंदर कारें आती हैं, कारें रुकती हैं, स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, कार के रुकने की आवाज, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स। कार रुकती है, लेकिन कार करती क्या है? किसान से दाम पूछती है, चीजें नहीं खरीदती। देखो बोला ना, व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, तुम्हारी चीजों के दाम क्या है। कुछ आते हैं बोलते हैं थोड़ी घास तोड़ लो यहां से, मेरे घर में मुझे एक गार्डन बनाना है, मुझे घर में गार्डन बनाना है। दूसरा, हम उम्मीद की तरफ, फार्मर उसकी तरफ उम्मीद से देखता है कि ये मुझसे कुछ सामान खरीदेगा, लेकिन सामने वाला पूछता है आगे का रास्ता कहां जाएगा। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They can't see, they couldn't, they had none. Did it see? कुछ आके हमसे पूछते हैं तुम्हारे पास पेट्रोल मिलेगा, उसको दिख नहीं रहा कि पेट्रोल की दुकान नहीं है। गैलन एक क्वांटिटी होती है बेटा। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैं किसान, मैं एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला ठेले वाला हूं, मेरे पास पेट्रोल कहां से आएगा। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि इन लोगों का भला कैसे किया जाए, इन लोगों की तकलीफें कैसे खत्म की जाए। आप अगर सोचते हो कि कोई जादू हो जाएगा, एक झटके में आप इनकी जिंदगी बदल दोगे, तो आप गलत हो। ये ऐसा होगा कि किसी को आज तकलीफ से निजात दिला दी, वो सो गया, कल वो फिर उठेगा और उसी दर्द में होगा। बेटे, यहां पे ये पोएम
खत्म हो जाती है, इस पोम का ये पार्ट खत्म हो जाता है। बेटा अब इस पोम को समझते हैं इसकी समरी के थ्रू। पोएम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है आपको। अब आइए इसकी समरी सुनते हैं, क्योंकि इससे आपको अंदाजा आएगा कि ये पोएम कहां जा रही है और इसका पर्पस क्या है। मैं वाटरमार्क हटा देता हूं ताकि कई सारे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो हट जाए। हाँ, A Roadside Stand is the poem written by highly acclaimed poet Robert Frost, who is regarded for his realistic depiction of rural life, using which he touched several difficult social themes of the time. समाज के कई सारे हिस्सों को उन्होंने, मुद्दों को उन्होंने छुआ है। In this poem, the poet highlights the plight मतलब दुख। ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, plight मतलब दुख, तकलीफ, of the deprived, वो लोग जिनको अधिकार नहीं मिलते उनको डिप्राइव्ड कहते हैं। किसी भी चीज से आपको वंचित रखा जाए तो उसे डिप्राइव्ड कहते हैं। plight of the deprived villagers who are aching, दुख में है, for some money to lead a prosperous life. The poet is also very critical of the way the city folks treat these villagers. पोएट को इस चीज से भी नाराजगी है कि शहर के लोग गांव के लोगों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। who are selling their locally produced goods in whizzing past them without a sense of empathy. वो बेचारे अपना घर का सामान बेचने के लिए, घर पे उगाई हुई छोटी बड़ी सब्जी, कोई सामान बेचने के लिए बैठे हैं। तुम अगर किसी शॉपिंग मॉल से सामान नहीं खरीदोगे ना, किसी रिलायंस फ्रेश से, अदानी हाइपरमार्ट से, सुभिक्षा के स्टोर से, आधार सुपरमार्केट, हिंद सुपरमार्केट, किसी सुपरमार्केट से सामान नहीं खरीदोगे तो चल जाएगा। वो लोग के पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन ये बेचारे लोग, इनकी मदद करना जरूरी है। लेकिन हम अपनी गाड़ियों में तेज रफ्तार यहां से आगे बढ़ जाते हैं, उनकी तरफ देखते तक नहीं। The occupants of the little old house have extended the shade in front around the edge of the road where traffic passes by. एक एक पैरा एक्सप्लेन्ड है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिए, आपको पोएम पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। हमारे नोट्स की स्पेशलिटी है बेटा, आपके पास जितने भी नोट्स हैं, जिन आई होप सबने अपना अपना स्पायरल ब्रांच से कलेक्ट कर लिया होगा टेक्स्ट का। ग्रामर का स्पायरल अंडर प्रोसेस है, पूरा एमसीक्यू पैटर्न पे बन रहा है, क्योंकि एज पर बोर्ड इंस्ट्रक्शंस नाउ 30% आपका पेपर एमसीक्यू पे है, तो उसके ऊपर अगेन कारीगरी हो रही है, मेहनत हो रही है। क्या कहते हैं, हमारी जिस पॉइंट पे मैं आ रहा था कि हमारी जितनी भी नोट्स हैं उसमें आपको पोम्स के अंदर समरी प्रोवाइडेड है, कहानी क्या है वो समझा दिया गया है। तो आप अगर, कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन भी था कि सर हमारी आज एग्जाम थी, हम कैसे करें। आप में से किसी ने भी अगर ये समरी अच्छे से पढ़ ली हो, मैं गारंटी देता हूं बेटा आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी एग्जाम में। नोइंग द फैक्ट कि किसी स्कूल के अंदर एग्जाम में कोई सिलेबस का चैप्टर आगे कोई पीछे हो सकता है, उसको सोच समझ के ही हमने ये नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं बेटे। तो जब आपके पास हमारे नोट्स हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, यू कैन रिलैक्स एंड स्टडी। आगे बढ़ते हैं। The occupants of the little old house have extended the shade in front around the edge of the road where traffic passes by. Though it would be unfair to state that the shack owner कच्चे झोपड़े के अंदर जो दुकान बना के बैठा होता है ना, उसको शैक कहते हैं। आप सब लोग गोवा जाते हैं, आप में से जो भी गोवा गया होगा, समुद्र के किनारे छोटी बड़ी स्नैक्स की, नाश्ते की, स्नैक नहीं है, स्नैक्स की दुकान देखी होगी, जिसपे फूड, सी फूड, कोल्ड ड्रिंक और इवन अल्कोहल भी सर्व होता है, उसको शैक कहा जाता है। Wanted a charity of bread, but nevertheless they seem to implore the passers-by to stop and buy something from the snack shack. ये लोग भीख नहीं मांग रहे, ये क्या चाहते हैं, वहां पे आप रोके, इनसे कुछ खरीदें। These deprived people long for the feel of the currency, the circulation of which flourishes the city folks. वो बेचारे उन पैसों के लिए तरस रहे हैं जो इनका भी अधिकार था। But unfortunately, the refined traffic whizzed past, unmindful of the shack. वहां से ट्रैफिक धड़ाधड़ गुजर जाती है, कोई इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और if by chance any stopped, it would be with a feeling of reapproach at the blot on the picturesque landscape. वहां पे जो तस्वीर लगी हुई है उसके ऊपर धब्बे वब्बे देख के
दुकान की कंडीशन देख के हम सोचते हैं यार यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा. ब्लॉट मतलब धब्बा. They are very perturbed to see the unimpressive and toppled up signboards. The shack offered for sale wild berries in a wooden quart. The unqualitative local produce is highlighted with the usage of words like crook-necked squash with silver warts. The place also offered a blissful stay in the lap of nature for the ones who had money. Angry at the callous attitude of the so-called polished traffic, the poet commands them to move ahead oblivious of the roadside stand. पोएट क्या कहता है कि अगर आप रहना चाहो तो प्रकृति की गोद में आप रह सकते हो बहुत कंफर्टेबली. आप, ये गांव का सुख है बेटा. आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा. और ये जीवन की सत्य घटनाओं में से एक है. मेरे एक दोस्त कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पे उन्होंने स्टॉपेज लिया, चाय वाय पी उन्होंने. अब उनके साथ एक छोटा बच्चा था, बच्चे को फीडर में दूध देना था. तो उन्होंने मन बनाया कि यार ये दुकानदार से हमने चाय तो पी है, थोड़ा दूध ले लेते हैं, गर्म दूध. उनकी वाइफ बोलती है नहीं नहीं दूध यहां से नहीं बाबा. बोलता है भाई दूध अच्छा ही होगा, आप ले लेते हैं. और वो दुकानदार को कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा दूध चाहिए बच्चे को पिलाने के लिए. बोले हाँ भाई साहब. और वो उनका फीडर लेता है और उसमें दूध भर के उनको दे देता है. जब ये दुकानदार को पैसे ऑफर कर रहे थे तो दुकानदार ने कहा अरे पैसे क्यों देते हो भाई साहब, बच्चे के दूध के कोई पैसे लेता है क्या. उसके बाद वो एक अच्छे से होटल में रहे. अब होटल में जब उन्होंने दूध ऑर्डर किया तो पर ग्लास 120 रुपए दूध. अब मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि पैसे वाला और दिलदार कौन था. बच्चे के दूध के पैसे नहीं लेते कहने वाला वो रेडी वाला जिसका छोटा सा चाय का स्टॉल था, वो अमीर था, या उस बड़े होटल का मालिक जो एक गिलास दूध के 150 रुपए चार्ज करता है. मालिक आप, वो फैसले आप कर सकते हो. The poet's concern is not about the blemish of the landscape but regarding the unvented sorrow of the shed owners. उन लोगों की दुख कितने हैं. Expressing the viewpoint of these people, the poet converts their ardent desire, ardent मतलब दिल की गहराई से निकलने वाली, to handle some city money. वो बेचारे तरस रहे हैं पैसा हासिल करने के लिए, which may perhaps elevate their suffering. उनको क्या लगता है पैसा आ जाएगा तो तकलीफें कम हो जाएंगी. पैसे कम आ जाएंगे तो तकलीफें कम हो जाएंगी. Which may perhaps elevate their sufferings as sometimes promised in the movies. फिल्मों में बताया जाता है ना पैसा आ जाता है इंसान के पास तो तकलीफें कम हो जाए. The political party in power actually deprives them of a prosperous life. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पावर में वो कभी इन गरीबों को अमीर नहीं होने देंगी. अगर गरीब अमीर हो गया तो फिर इमोशनल होकर वोट कौन देगा. The poet quotes the news which highlights the evacuation and relocation of the poor villages. गांव के लोगों से घर खाली करवा दिए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पे. ये हर जगह हुआ है, गुजरात में भी हुआ है. आपको सुन के हैरानी होगी, ऐसे कुल मिलाकर 34 गांव हैं गुजरात के जिनको सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए विस्थापित किया गया था. उसमें से 9 गांव आज भी ऐसे हैं जिनके लोगों को कभी जमीन मिली नहीं, बसाया ही नहीं गया. 34 में से 25 गांवों को बसा दिया गया, 9 गांव रह गए. वो बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं आज, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, घर पानी में डूब गया डैम बनाने के लिए, सब खत्म. आगे सुनते हैं. Poor villages to the vicinity of the theaters and shops. Tall promises have been made to take good care of them. Outrage at the negligent attitude of the civic authorities, government, and even social service agencies, the poet addresses them as greedy good doers, apparently benefactors, but actually beasts of prey,
who exploit the innocent village folk by giving them a short-term sense of security, and the villagers are not being helped but harmed. आप देख लीजिए हमारे शहरों में, आपको क्या लगता है हमारे राजनेताओं को गरीबी से प्यार है? कभी भी कोई फॉरेन पॉलिटिशियन आता है, अगर इतना ही हमारी गरीबों से इन मंत्रियों को प्यार होता, तो जब ये फॉरेनर्स आते हैं हमारी कंट्री में, तो इनके झोपड़ों के बाहर ग्रीन कलर का कपड़ा क्यों है, बैरिकेड क्यों लगा दिया जाता है? जब ट्रंप आए थे अहमदाबाद में, शिंजो आबे आए थे, शी जिनपिंग आए थे, इतना बड़ा तामझाम हुआ उनके लिए। गरीबों के घर कहीं रोड पे दिख न जाए, उसके लिए या तो दीवारें खड़ी कर दी गई, या तो ग्रीन कलर का कपड़ा मार दिया गया, या तो होर्डिंग लगा दी गई। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, हमारे यहां गरीबी है ही नहीं। ये हमारी हिपोक्रेसी है बेटा। इसीलिए पोएट ने वर्ड्स यूज किए, ग्रीडी गुड डूअर्स, बीस्ट ऑफ प्रे। आगे सुनते हैं। दे पे अ हेवी प्राइस। गांव से लोगों को शहर ले आते हैं, रोजगार मिलता नहीं, वो बेचारे दुखी, भीख मांगने को मजबूर। They pay a heavy price by losing their land. These developers, civic authorities with a calculative strategy and befool the unalloyed heart and minds of these villagers. Unalloyed, alloy कहते हैं लोहे को, इनका जो दिल है वो लोहे का नहीं है। उन बेचारों के मनों को तोड़ देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं, प्यार से बेवकूफ बनाते हैं। By ensuring them a better life and hence good sleep, they actually sleep peacefully themselves and destroy their slumber with anxiety. खुद तो चैन की नींद सो लेते हैं, लेकिन उन बेचारों की गहरी नींद को बेचैनी से खत्म कर दिया। एक किसान गांव में काम करके अपनी जमीन से इतना अच्छा पैसा कमा लिया करता था, उसको शहरों की लाइफ के सपने दिखाए, उसकी जमीन खरीदी, वहां फैक्ट्रियां बनाई, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लगा दिए। अब वो बंदा जो 10 बीघा का मालिक था, यहाँ पे 3 BHK खरीद के और एक लकड़े की दुकान लेके, फर्नीचर की दुकान लेके खुद को बहुत हैप्पी समझता है। सरकार है भाई। आगे सुनते हैं। By ensuring them a better future life and hence good sleep. ये हो गया, sorry. In the ancient way, people used to work during day and sleep in nights, which has been reversed here, where they are not able to sleep at night because they haven't worked in a day. मैंने बताया ना बेटा, दिन भर काम ही नहीं करेगा तो रात को उसको नींद आनी ही नहीं है, उसको चिंता है कि कल मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगा। आगे सुनते हैं। The poet is distressed, दुखी है। The poet is distressed, दुखी है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। To note the unterminable weight on the part of the shed owners of their prospective buyers, he calls it almost a childish longing in the vein. The shop window is blackened with an ambience of sadness that surrounds expectancy. उम्मीद में बैठा है। It seemed these people yearn for the sound of the car brakes near the shack. वो इंतजार कर रहे थे कार रुके। One of the selfish cars that passes by shed has perhaps halted to inquire the farmer's price, while the other just wanted to use the backyard to turn. It's needed a satire that one of the occupants of the car stops at the shade to get a gallon of gas. It highlights the sense of alienation that exists between the rural and urban life, unaware of the village's plights and engrossed with their pleasure of the material world. इनको ध्यान ही नहीं है कि इन लोगों की क्या तकलीफें होंगी। हम सबको दिखती है दिन में चमकदार गांव की ग्रीनरी, हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि रात के वक्त घर कितना दुखी है। हमको अंदाजा ही नहीं है कि रात के वक्त घर कितना दुखी है गांव का। रात का अंधेरा तो हमने देखा ही नहीं ना। The poet regrets that the yardstick of gain vested in money isn't found in the countryside at all. Money, he feels, elevates spirits, and the lack of it dampens the villagers' perspective towards life. They tend to express their grievances about life from bereft of money. किसानों को क्या लगता है, गांव के लोगों को क्या लगता है, पैसा आ जाएगा तो जिंदगी में सुख आ जाएगा? नहीं बेटा। At this point of time, the poet is overwhelmed with emotions. वो दुख से भर गए हैं। Contemplates, प्रकट करते, बाहर ले आते अपना दुख, at one go by changing their lives
but at later logical thought and poised state of mind tells him the futility of his rash act. It might compel him to seek purgation of pain from others for his thoughtless decision. कहते हैं अगर हम सोचें कि एक झटके में हम उनकी तकलीफें मिटा देंगे तो हम बेवकूफ है, नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो हो, एक सिस्टमेटिक कुछ तो किया जाए उनकी खातिर। आज की पोयम में बेटा कई सारे इमोशंस भरे थे, मेरा भी मन भारी था। हमारी जिंदगी में जिसको अन्नदाता कहा जाता है वो किसान आज खुद दिल्ली की, वो किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है वो दिल्ली की ठिठुरने वाली ठंड में बैठा है, इंतजार कर रहा है कि उसकी मदद की जाएगी। पता नहीं कब की जाएगी, लेकिन आप जब फ्यूचर में निर्णय लेने की ताकत में हो तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा, उन गांव के लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके पूर्वज भी उन्हीं गांवों से निकलकर इन शहरों में आए थे। उन गांवों ने इन शहरों को बनाया था। आज भी उन गांवों को, इन शहरों को वो गांव ही बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टीज हो, प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बेटा। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा आज के आज ही, तो आप उसे वहां पर भी देख सकते हैं। अपने थॉट्स, कमेंट्स आप वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं।